नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए, आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं अनुज गुप्ता, IIFL सिक्योरिटीज के, भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स के, रेनिशा चेनानी हैं रिसर्च हेड ऑगमाउंट गोल्ड की, नरेंद्र वाधवा हैं प्रेसिडेंट हैं CPAI के, और साथ ही अमरीश पांडे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। खबर यह है कि गेहूं एक्सपोर्ट को लेकर जो बातचीत हो रही है, गेहूं एक्सपोर्ट फिर से शुरू होगा या नहीं, ये फैसला अप्रैल के महीने में हो जाएगा। और जब नई अराइवल शुरू होगी गेहूं की, उसके बाद सप्लाई के सिचुएशन को देखने के बाद इसके ऊपर विचार होगा। पूरी डिटेल जानकारी के साथ अमरीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अमरीश, बताइए क्या खबर है गेहूं के एक्सपोर्ट को लेकर? मृत्युंजय, देखिए, गेहूं के एक्सपोर्ट को बैन लिफ्ट करने को जब सवाल हमने सरकार से पूछा तो उन्होंने साफ कहा है कि ये मार्च के लास्ट में हम इस बात की समीक्षा करेंगे, क्योंकि मार्च के लास्ट तक जो नई फसल है उसकी पूरी आवक और कितना उत्पादन होता है उसका अंदाजा एक लगाया जा सकता है। और जितनी नई आवक होगी उसके साथ साथ सरकार ने जो प्रोक्योरमेंट करना है उस प्रोक्योरमेंट का पूरा डेटा का मिलान किया जाएगा। उसके बाद जो सरकार की तमाम योजनाएं हैं, चाहे वो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या फिर जो बफर स्टॉक की हो, उसको मेंटेन करने के बाद घरेलू मार्केट में पूरे साल तक लगातार जो उसकी अवेलेबिलिटी और कीमतें, ये सब कुछ मेंटेन रहेगा। इस बात की समीक्षा करने के बाद सरकार इस पर फैसला ले सकती है। और जो हमें जानकारी मिली है सूत्रों के अनुसार, उसमें साफ सरकार का जो उन सूत्रों का साफ कहना है कि अप्रैल महीने में इस बात पे फैसला हो जाएगा और संभव है कि सरकार जो है जो रेस्ट्रिक्शंस हैं जो गेहूं एक्सपोर्ट पर लगाए गए थे वो उसको लिफ्ट कर सकती है। लेकिन उसके पहले ये सरकार ज़रूर देखना चाहेगी कि घरेलू मार्केट में कीमतें न बढ़ें। इसके अलावा जो तमाम योजनाएं हैं जो कि फूड सिक्योरिटी को लेकर हैं, उनमें किसी भी तरह की कमी ना आए। तो इसको लेकर सरकार का, अगर आपको याद होगा तो मई 2022 में सरकार ने यह बैन लगाया था, ये कहते हुए कि घरेलू बाजार में लगातार कीमतें बढ़ रही हैं और एक्सपोर्ट जो है इसका बढ़ने से कीमतों पर और ज़्यादा असर होगा, और उसी को रोकने के लिए ये जो बैन लगाया गया था। अब चूंकि हम जो डेटा अवेलेबल हो रहा है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि जो उत्पादन है वो पर्याप्त होगा और जो फूड सिक्योरिटी के रिक्वायरमेंट्स और बफर स्टॉक के रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरी तरीके से जो है मेंटेन किया जा सकता है। लिहाजा सरकार इस बात की समीक्षा मार्च के आखिर में कर सकती है और अप्रैल में संभव है कि इस पे जो है बैन हटाया जा सकता है। जी मृत्युंजय। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात अमरीश बता रहे हैं कि समीक्षा होगी और उम्मीद है कि अप्रैल के महीने में एक्सपोर्ट से बैन हट जाएगा। तब तक नई फसल भी आ जाएगी। और नई फसल का जिक्र अमरीश ने किया तो इस बार गेहूं का रिकॉर्ड 112 लाख टन उत्पादन का अनुमान जताया जा रहा है। तो रिकॉर्ड उत्पादन होगा तो सप्लाई का सिचुएशन इंप्रूव होगा, लिहाजा फिर एक्सपोर्ट बैन हटाने की बात हो सकती है। बहुत शुक्रिया अमरीश आपका इस पूरी खबर के लिए, डिटेल जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक आज हमने आपको 2-3 और खबरें बताई थी कमोडिटी मार्केट को लेकर के। पहला तो ये कि जो सेबी कमेटी है, सेबी कमेटी संवेदनशील कमोडिटी की अलग कैटेगरी बनाने के पक्ष में नहीं है। ये सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है। कमेटी की राय, अलग अलग कैटेगरी से ट्रेडिंग में दिक्कत होगी, इसलिए संवेदनशील कमोडिटी नहीं होनी चाहिए। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप संवेदनशील कमोडिटी जब किसी को घोषित किया जाता है तो उसके बाद उस पर निगरानी रहती है, बैन लगने का खतरा रहता है। तो ये तमाम बातों को देखते हुए ये कमेटी का सुझाव है कि संवेदनशील कमोडिटी की कोई कैटेगरी नहीं बनाई जाएगी। ब्रॉड और नैरो, यही मुख्य तौर पर 2 कैटेगरी होंगे और ट्रेडिंग अचानक रोकने की नौबत ना आए, ये स्टैंडिंग कमेटी देखेगी। और स्टैंडिंग कमेटी इस बात के ऊपर गौर करेगी कि किसी कमोडिटी को एब्रप्टली बैन ना किया जाए। तो ये एक पॉजिटिव खबर है। दूसरी खबर है कि कॉटन कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग प्रीमियम नहीं देना होगा। और तीसरी खबर है कि FPIs को कमोडिटी मार्केट में डायरेक्ट एक्सेस की मंजूरी मिलनी चाहिए। ये कमेटी का सुझाव है। हमारे साथ नरेंद्र वाधवा जो कि CPAI के प्रेसिडेंट हैं जुड़ चुके हैं। वाधवा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मेरा पहला सवाल आपसे मेरा होगा पहली खबर को लेकर कि संवेदनशील कमोडिटी की कोई कैटेगरी नहीं बनेगी। अगर ऐसा होता है सर तो ये कितनी बड़ी बात होगी कमोडिटी मार्केट के लिए? देखिए, जो सेविंग्स के अंदर
बात रही है जब से ये कमोडिटीज बैन हुई हैं, हाँ। क्या हमारे को जरूरत है कि जो सेंसिटिव कमोडिटीज हैं उसकी अलग कैटेगरी बनाई है। अभी जो कैटेगरी है वो नैरो और ब्रॉड कमोडिटीज हैं। तो ये डिस्कशन था, एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप बनाया गया था सीटेक मेंबर्स के अंदर ही, जिन्होंने ये बताना था कि क्या हम सेंसिटिव कमोडिटी की। तो इस बार ये डिस्कशन हुआ हमारे को जरूरत नहीं है, कोई भी कमोडिटी चाहे हो या नैनो हो उस पे आके वो सेंसिटिव हो सकती है। जैसे मैं एग्जांपल लूं कि गेहूं की जो है अगर वो एमएसपी से ऊपर हो जाता है तो हमारी सेंसिटिव कमोडिटी बन जाएगी। तो हमारे को हमने सबने मेंबर्स ने यही कहा कि सेंसिटिव कमोडिटी की एक और अलग कैटेगरी बनाने की जरूरत नहीं है, बट हम एज ए ट्रिगर बन सकते हैं पॉलिसी को, वो इंटरनली अपनी आइडेंटिफाई करेंगी और इनके बताएंगी ये डिफरेंट डाटा पॉइंट्स आते हैं। ओके सर, थोड़ी नेटवर्क की दिक्कत लगती है कि आपकी बात ठीक तरीके से पहुंच नहीं पा रही है। थोड़ा नेटवर्क में आ जाएं आप, ताकि और ठीक तरीके से आपसे बात हो पाए। तो आप ये कह रहे हैं कि जो संवेदनशील कमोडिटी वाली कैटेगरी अगर ये नहीं होगी तो इससे मार्केट में एक भरोसा बढ़ेगा, और ये जो एब्रप्ट बैन वाली बात होती है उस पर कहीं ना कहीं बहुत हद तक लगाम रहेगा, लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट के ऊपर होगा। दो मुख्यतः कैटेगरी होगी, ब्रॉड और नैरो, और उसी कैटेगरी में अलग अलग कमोडिटी को डिवाइड किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी खबर कि कॉटन कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई अलग प्रीमियम नहीं होगा, क्योंकि ये अगर अलग होगा तो बाकी कमोडिटी में भी इसकी डिमांड उठेगी। इसका क्या मतलब है सर वाधवा जी, आप सुन पा रहे हैं सर? हाँ, मेरा दूसरा सवाल सर ये है कि कॉटन कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग प्रीमियम नहीं होगा, इसका क्या मतलब हुआ सर? अच्छा, कोई दिक्कत आ रही है नेटवर्क की, आपकी आवाज़ ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है। भाविक जी, अगर आप समझा पाएँ इस खबर को कि कॉटन कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग से प्रीमियम नहीं होगा। जी माफ कीजिए मुझसे जी, बट मुझे इस पे ज़्यादा नॉलेज। ठीक है, अनुज जी आप कुछ कहेंगे, इस पे ऐड करेंगे? देखिए, माइट भी ये जो कॉन्ट्रैक्ट कमोडिटी का जो कॉटन का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आई थिंक प्राइस को लेकर है, प्राइस सेंसिटिविटी को लेकर कि जो एक्स्ट्रा प्रीमियम आप दे रहे हैं उसमें क्रॉप को डिपॉजिट करने के लिए या उसकी क्वालिटी को कंसर्न करने के लिए, तो उसके रिगार्डिंग कुछ सर्कुलर है। एग्जैक्ट मुझे भी आइडिया नहीं है, बट मुझे लगता है कि आई थिंक ये कुछ डिपॉजिट से रिगार्डिंग या क्वालिटी के रिगार्डिंग कुछ कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग कुछ प्रीमियम अमाउंट होगा आई थिंक। चलिए, हमारे साथ वाधवा जी फिर से जुड़ चुके हैं। वाधवा जी सुन पा रहे हैं सर आप? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ सर। दूसरी खबर ये है कि कॉटन कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग से प्रीमियम नहीं होगा, है ना? क्योंकि ये नहीं तो बाकी कमोडिटी के लिए भी अलग से प्रीमियम की डिमांड उठेगी। इस पर सर आपका कमेंट क्या है? देखिए, आपको याद होगा कॉटन का कॉन्ट्रैक्ट हमारा वो था, विड्रॉ हुआ था, तो उसमें एक अलग पीएसी बनी थी, प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी, जिसके अंदर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आए थे। जैसे कॉटन प्रोड्यूसिंग कॉटन एसोसिएशन थी, हमारी सीपीआई की तरफ से मैं था, और बाकी स्टेक होल्डर थे मेजर जो इसके कंज्यूमर थे। तो इन्होंने एक स्पेसिफिकेशन बनाई थी कॉटन कॉन्ट्रैक्ट की, जो कि सेबी में दी गई थी। उसके अंदर रिकमेंडेशन ये थी कि बायर साइड से 650 रुपए ये लिए जाएंगे, जिसपे सेबी ने अपना व्यू दिया था कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाकी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी डिफरेंट एसोसिएशन या डिफरेंट वो आ जाएंगे और अपने अपने उसके अंदर लेवी ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें यही डिसाइड हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिकेशन अपनी पीएसी ने वो करी थी, स्पेसिफाई करी थी, लेस 650 रुपए वाला जो इनका पॉइंट था, उसके साथ ये एमसीएक्स है अपना कॉटन कॉन्ट्रैक्ट को ला सकती है। तो इसमें जो पुराना वो था कि एमसीएक्स वहाँ कहीं पर फंसा हुआ था कि जो पीएसी की रिकमेंडेशन है वो सेबी को दी जाती है और उसके बाद अप्रूवर होती है। तो सेबी ने ये बोला है सीडेक कमेटी के थ्रू कि इसमें 650 रुपए जो एडिशन लेवी करी हुई थी इसको हटा दिया जाए और उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आया जाए। तीसरी खबर सर ये है कि एफपीआई के लिए कमोडिटी मार्केट में डायरेक्ट मार्केट एक्सेस होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या फायदा होगा? डीएमए जो फैसिलिटी है अभी इक्विटी मार्केट में है, एफपीआई हमारे यहाँ जब पार्टिसिपेट करते हैं मार्केट में तो उसको डायरेक्ट है
उसमें ब्रोकर जो है वो बीच में नहीं आता डीएमए के अंदर। तो यही वाली डिमांड थी हमारी कि जहां एसबीआई को अलाउ करा गया है इस कमोडिटी मार्केट के अंदर, उनकी कई मृत्युंजय जी कई स्ट्रेटेजीज होती हैं जो कि वो शेयर नहीं करना चाहते ब्रोकर से या इंटरमीडिएटरी से, तो इसलिए वो डीएमए को यूज करते हैं। तो ये एक प्रोविजन है जिसको सीडैक के अंदर रखा गया है और वहाँ अप्रूव करा गया है कि डीएमए जो है गैस सेटल्ड कमोडिटीज जो है जैसे नेचुरल गैस है और हमारा क्रूड है, इसके अंदर दिया जाएगा। तो ये एनेबलिंग सेक्शन, एनेबलिंग एक प्रोविजन है जिसको सीडैक ने मंजूरी दी है। चलिए, बहुत शुक्रिया वाधवा जी आपका इन तीनों खबरों को डिटेल में समझाने के लिए कि इसका इम्पैक्ट, इसका मतलब होगा क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड में देखिए फ्राइडे को भी ऑल टाइम हाई टच किया था गोल्ड ने, आज फिर नया हाई लगाया है और आज का हाई है 56,562 रुपए का। आज गोल्ड ने हाई टच किया है और अभी भी मार्केट 56,500 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। तो बड़ी तेजी गोल्ड में। आज की तेजी के लिए रुपया एक बड़ी वजह है। रुपए में कमजोरी आई, रुपया करीब 30 पैसे गिरा, उसका इंपैक्ट आज हमने एमसीएक्स पर गोल्ड की कीमतों पर देखा है, ऑल टाइम हाई पर पहुंचा है। हमारे साथ रेनिशा चेनानी भी जुड़ चुकी हैं, रिसर्च हेड ऑगमाउंट गोल्ड की। रेनिशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। ऑल टाइम हाई पर तो आप लोगों ने गोल्ड को पहुंचा दिया, अब इसके बाद कहां पहुंचाने वाली हैं ये बताइए। रेनिशा जी, आप सुन पा रही हैं? जी। गोल्ड अब कहां जाएगा मैम यहाँ से? जी, जिस तरह से हमने देखा है गोल्ड में इंडियन प्राइसेस में रिकॉर्ड हाईज बन रहे हैं एंड जिस तरह से 14% रिटर्न्स लास्ट ईयर दिया था, हम देख रहे हैं काफी डिमांड आ रही है इंडियन यूजर्स से और इनफैक्ट पूरे एशिया से भी हम काफी अच्छी डिमांड देख रहे हैं। जो एक हिडन फैक्टर है अभी वो है कि ईटीएफ की होल्डिंग ग्लोबली जो इतनी नहीं आ रही थी, वो हम देख रहे हैं कि उसमें थोड़ा बहुत पिकअप आ रहा है एंड ग्रेजुअली जब वो नंबर हमें एक हफ्ता 10 दिन के बाद पता चलेगा कि ईटीएफ बायर्स इस मार्केट में आ रहे हैं, सेंट्रल बैंक आ रही है इस मार्केट में, वो हमें ग्रेजुअली लैगिंग इंडिकेटर है, बाद में पता चलेगा। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि ये जो प्राइजेस में हिडन बाइंग आ रही है वो हमें बाद में पता चलेगी। ये बुल ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू रहेगा। मैंने जिस तरह से कहा है 60,000 तक तो मुझे प्राइजेस बहुत ही जल्द लग रही है विद इन नेक्स्ट 3-4 मंथ्स। तो हर डिप पे बाय करना चाहिए, हर डिप पे बाय करना चाहिए। तो अनुज जी, अगर हर डिप पे बाय किया जाए तो लेवल क्या होना चाहिए बाइंग का? मृत्युंजय, देखिए लास्ट वीक इसने हाई बनाया, आज एक नया फिर अगेन हाई बनाया। तो डिप अगर देखें तो नीचे अगर इसका प्राइस 56,100 56,200 तक मिलता है तो वहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट है। और आज थोड़ा सा गैप भी खुला है और आज यूएस मार्केट भी बंद है, तो मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा इसी रेट पर कंसोलिडेट करेगा। और अगर कंसोलिडेशन में मार्केट 100 या 150 पॉइंट नीचे आता है 56,200 तक, तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। हमें लगता है कि ऊपर में 56,750 तक के लेवल आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्च तक आपको 57,000 तक की भी लेवल देखने को मिल सके। भाविक जी, आपका व्यू गोल्ड पर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के लिए? जी, मुझे भी लग रहा है कि अगर थोड़ा डिप आता है 56,300 पे तो बाई कर सकते हैं 56,600 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 56,100 का। ओके, अच्छा रेनिशा जी, एक सवाल मेरा आपसे और होगा कि आप कह रही हैं कि अभी मार्केट में हर गिरावट पर बाइंग करनी चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं कि मार्च तक के लिए, मतलब नए साल के शुरुआती 3 महीने के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 1 महीना तो ऑलरेडी समझिए हम जनवरी में बात कर रहे हैं अभी, तो मार्च तक का टारगेट क्या है आपका गोल्ड पर? जी, मुझे लग रहा है यहाँ से एटलीस्ट 5 to 6% तक की रैली हम मार्च तक देख सकते हैं। तो इंटरनेशनली वो जो नंबर होगा वो लगभग $2,000 तक प्राइजेस को जाते हुए देख सकते हैं। और इंडियन प्राइजेस में आप देखेंगे तो यहाँ से एटलीस्ट 2,000 पॉइंट और हम प्राइजेस को अपसाइड में 2 से 2,500 तक अपसाइड और दिख रही है मुझे। तो वही मुझे लग रहा है विद इन 5-6 मंथ तक 60,000 एंड मार्च तक हम 58,000 के आसपास ट्रेड कर रहे होंगे। मार्च तक 58,000। अच्छा, एक देखिए, आप महिला हैं और महिला दर्शकों का आपसे सवाल है और आपसे बड़ी उम्मीद भी है महिला दर्शकों को। सब लोग पूछ रही हैं कि अभी शादियों का सीजन है, गोल्ड इतना महंगा हो गया, कुछ ये जानना चाह रही हैं कि वो लोग कि क्या गोल्ड एक बार 50-52 के रेंज में मिलेगा या बिल्कुल वो उम्मीद छोड़ ही दें? तो आप क्या बताना चाहेंगी?
जी मैं नवंबर दिसंबर में बहुत कह रही थी कि जो प्राइजेस तब चल रही थी 52,000 के आसपास की, ये प्राइजेस फिर से नहीं मिलेगी 2023 में। राइट टाइम टू बाय, वो एक्चुअली बहुत सही मौका था नवंबर दिसंबर में गोल्ड में बाइंग करने का। अभी जिसका बाकी है गोल्ड बाइंग करना, तो अभी ये लेवल्स पे थोड़ा डिप का वेट करना चाहिए। 55,000 तक का अगर थोड़ा सा डिप मिलता है बाय चांस, उसमें बाइंग करना चाहिए लमसम। अदरवाइज एसआईपी करके बाय कर सकते हैं। तो हर महीने आप थोड़ा थोड़ा एसआईपी करेंगे तो बाय द एंड ऑफ द ईयर आपके रिटर्न्स अच्छे बनेंगे। पिछले साल 14% का रिटर्न बना है। इस बार भी एटलीस्ट 10-12% तो आपको रिटर्न अच्छा बन ही जाएगा। ठीक है, तो ये राय आपकी है कि गोल्ड मतलब गिरेगा नहीं बहुत, एसआईपी के जरिए भी आप गोल्ड में पैसा लगा सकते हैं। शुक्रिया रेनिशा जी आपका जुड़ने के लिए और गोल्ड पर डिटेल में बात करने के लिए। अब अनुज जी जरा आप बताइए चांदी में क्या करें सर आज के लिए, सिल्वर में क्या करना चाहिए? मृत्युंजय जी देखिए, चांदी में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है और हम देखें तो चांदी अब मॉर्निंग में 70,000 के लेवल के आसपास टेस्ट किया था, अभी 69,000 के आसपास है, 65,500 के आसपास में। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी $24 के ऊपर सक्सेसफुल ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। हमें लगता है कि सिल्वर में 69,500 के आसपास ऑलमोस्ट करंट रेट के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 68,800 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट अगेन 70,800 तक देखने को मिल सकता है। हालांकि आज यूएस मार्केट बंद है, बट मुझे लगता है कि अगेन मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा और अगेन हम $24.5 से लेकर $25 तक के लेवल सिल्वर में देख सकते हैं। ये राय आपकी हो गई चांदी के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है सीताराम का, एमपी से हैं, पूछिए सीताराम जी। सर नमस्कार, मैं चने में और गेहूं में जानना चाह रहा हूँ कि फसल आने से पहले क्या स्थिति बनेगी। चने में और गेहूं में? जी जी। अच्छा बताइए अनुज जी। देखिए, चने और गेहूं में फसल आपको अगर देखेंगे तो आने वाले 15 दिनों में चने की जो फसल है वो आती हुई दिखाई देगी। गेहूं की फसल आपको मार्च के सीजन में आती हुई दिखाई देगी। तो इस बार अगर हम देखें तो क्रॉप साइज काफ़ी अच्छा है, मौसम भी जो है काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि आगे भावों में आपको थोड़ी बहुत नरमी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे अराइवल स्टार्ट होगी नई क्रॉप का तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे चने और गेहूं के। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर पराग हैं कानपुर से, पूछिए पराग। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर मुझे गोल्ड में जानना था कि इस हफ्ते तक भाव कहाँ तक जा सकता है? कब तक? इस हफ्ते में। इसी हफ्ते में? अच्छा, इस हफ्ते के लिए भाविक जी क्या टारगेट है आपका गोल्ड में फ्राइडे तक के लिए? देखिए फ्राइडे तक के लिए तो मुझे लग रहा है 57,200 से 57,300। वैसे भी गोल्ड में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, बट अभी भी ट्रेंड अपसाइड है, तो ये वीक 57,200 का एक मान के चल सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये हफ्ते का टारगेट आप ये दे रहे हैं गोल्ड का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कच्चे तेल की, क्रूड की। अनुज जी कच्चे तेल पर आपका व्यू क्या होगा? लास्ट वीक में करीब 8% के आसपास की तेजी आई। आज शुरुआती कारोबार में मार्केट दबाव में था, लेकिन अब फिर से तेजी बढ़ती हुई दिख रही है, 6,500 के ऊपर चला गया है। ग्लोबल मार्केट में भी अब गिरावट कम हो गई है। क्या लगता है आपको क्रूड में भी? और देखिए क्रूड में ट्रेंड पॉजिटिव है। लास्ट वीक जो रिकवरी आई है हमें लगता है कि अभी सस्टेन करेगी और ऊपर जल्दी ही आपको $88 से लेकर $90 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। नीचे अगर प्राइस 6,400 तक मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। हमें लगता है कि 6,600 तक के लेवल यहाँ पे देखे जा सकते हैं और ऊपर में अगर हम इंटरनेशनल बात करें तो $88 तक के लेवल आ सकते हैं। तो डिमांड जो चाइना की तरफ से देखने को एक्सपेक्टेड है, उससे मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। मुझे लगता है कि अभी ट्रेंड क्रूड में पॉजिटिव रहेगा, तो खरीदारी की सलाह रहेगी। थोड़ा डिप मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ओके, थोड़ी गिरावट पर बाइंग का आप कह रहे हैं कि ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है यमा जी का, पूछिए यमा जी। सर हम किसान हैं। जी जी पूछें। और कपास और सोयाबीन है हमारे पास। कपास और सोयाबीन आपके पास है, आप किसान हैं, आप जानना चाहते हैं कि आगे दाम बढ़ेंगे या नहीं। बताइए पटेल साहब। देखिए कपास में अगर देखें तो इस बार अभी डिमांड थोड़ी शुरू हो गई है। ऑल्दो जो कॉटन एसोसिएशन है उन लोगों ने बताया कि इस बार आई थिंक लास्ट टाइम के कंपैरेटिवली प्रोडक्शन कम होगा, तो इसकी वजह से कपास में वापस मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अपसाइड देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक 1670 से 1700 के लेवल आप देख सकते हैं कपास में। ओके ठीक है, इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। अच्छा अनुज जी, आज के लिए शाम के लिए मेटल में कोई ट्रेड आपको दिख रहा है क्या, बेस मेटल में? देखिए मुझे जी बेस मेटल में भी ट्रेंड पॉजिटिव रहा है। अगर हम बात करें कॉपर की या फिर अगर हम बात करें एल्युमिनियम की तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट देखने को मिले हैं।
तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। कॉपर में करीबन 765 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में हमें लगता है 774 तक के लेवल देखे जा सकते हैं, 759 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें एल्युमिनियम की, उसमें काफी अच्छा ब्रेकआउट हमने यहाँ पे देखा है। हमें लगता है कि एल्युमिनियम में 219 के आसपास खरीदारी करें, 215 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर में 225 तक देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही कमोडिटी कॉपर और एल्युमिनियम पॉजिटिव साइड में है और यहाँ पर खरीदारी का ही ट्रेड सजेस्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर राजेश हैं कोलकाता से। पूछिए राजेश। आप सुन पा रहे हैं राजेश जी? हेलो जी, पूछें। सर, मेरा नेचुरल गैस पे सवाल है कि इस जो एक्सपायरी होगी 25 जनवरी को, इसको कहाँ तक देखें हम? अच्छा, इस एक्सपायरी में नेचुरल गैस का प्राइस कहाँ तक जा सकता है? 295 का भी भाव है। अनुज जी बताइए सर, क्या लगता है एनजी में भी? देखिए, एनजी अगर आप देखेंगे तो ओवरसोल्ड जोन में है। हमने लास्ट वीक भी एक अच्छी खासी रिकवरी इसमें देखी थी। मुझे लगता है कि प्राइस ऊपर में 310 320 तक एक बार लेवल दिखा सकता है। और जहां तक एक्सपायरी का सवाल है, मुझे लगता है कि एक्सपायरी जो है वो 350 से लेकर 320 के बीच होनी एक्सपेक्टेड है, जहां पर हम इसके प्राइस देख सकते हैं। तो डाउनसाइड यहाँ पे अब मुझे लगता है कि लिमिटेड है और यहाँ से एक रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस पर आप नजर रखिए। नेक्स्ट कॉलर ब्रजेश हैं। पूछिए ब्रजेश जी। आप सुन, हाँ जी पूछें। जी सर, मुझे ग्वार पे पूछना है। ग्वार 7000 इसी हफ्ते हो जाएगी कि नहीं होगी सर? 7000 जी। ओके, बताइए भाविक पटेल जी, ग्वार में आज करेक्शन आया है, दाम गिरे हैं, लेकिन क्या ये गिरावट बाइंग का मौका है और 7000 का लेवल दिखेगा ग्वार में? देखिए, अभी स्टॉक्स अच्छे खासा एक्टिव हो चुके हैं, तो इसकी वजह से हमने देखा कि प्राइसेस जो एक रेंज में थी अभी ब्रेक हो चुके हैं। अभी नया रेंज अगर देखें तो नीचे 6000 का है और ऊपर का 6600 का है। तो मुझे लग रहा है कि 7000 तो नहीं, पर एटलीस्ट 6600 से 6700 के लेवल हम देख सकते हैं। फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में? जी, फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में। ओके, ठीक है। अगला सवाल है अमरदीप का, दिल्ली से। पूछिए अमरदीप जी। हाँ सर, मेरा अनुज जी सवाल है मेरा। अनुज जी से सर, ये जिंक का सर भाव सर कहाँ तक जा सकता है? जिंक का भाव कहाँ तक जा सकता है? ओके, बताइए अनुज जी। देखिए, जिंक में भी हमने अच्छा खासा ब्रेकआउट देखा है। अगर आप टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे तो मोमेंटम अच्छा है। मुझे लगता है कि ऊपर में 291 292 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। एक रेजिस्टेंस है इसमें 295 का, अगर वो ब्रेक होता है तो हम अगेन इसको 300 की रेंज में जाता हुआ देखेंगे। तो ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह है। ओके, तो बाइंग की राय जिंक में 289.40 का लेवल इस वक्त दिख रहा है। करीब करीब 0.25% की तेजी है। बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका और भाविक जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।